बहुमत से नहीं बल्कि लूट मत से चुनाव जीता गया, इसलिए असल में चुनाव ममता बनर्जी साहिबा ही जीती हैं, ये वो कह रही हैं, और जिसमें मुझे कोई गलत बात लगती नहीं है। लेकिन जो बुनियादी बात गलत है वो ममता बनर्जी साहिबा में ताकत भी है, शक्ति भी है लड़ने की, बहादुरी भी है, लेकिन डायरेक्शन गलत है उनका। जिस चीज़ पे वो लड़ रही थी वो गलत था। ईवीएम के बारे में उन्होंने चुनाव से पहले अगर युद्ध किया होता, लड़ाई की होती ईवीएम को रोकने की, तो वो आज वो मुख्यमंत्री होती। लूट तंत्र कैसे सर? लूट तंत्र समझ में नहीं आता। आप भाई हर चुनाव आता है बीजेपी जीतती है, लूट तंत्र इस बार फिर वही लूट तंत्र। बीजेपी जीतती नहीं है ना, एक भी चुनाव बीजेपी जीती नहीं है, मुख्य बिंदु यही है। एक भी चुनाव बीजेपी जीतती नहीं है, चुनाव ईवीएम के माध्यम से वोटों की गिनती में गड़बड़ की जाती है। ये एक ही बिंदु है जो जब इस पे सही कार्य होगा तो आरएसएस और बीजेपी की एक तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा पॉलिटिकल। किसी भी जगह से 10% से ज़्यादा सीटें किसी जगह उनकी आएंगी ही नहीं। ये बात ऐसे सच है जैसे सूर्य जो है पूरब से निकलता है। सर ऐसा कभी होगा भी? आप लोग हमेशा से ही कि भाई बैलेट पेपर कभी ऐसा आपने सपना भी सोचा है? सपने में भी बैलेट पेपर से चुनाव होगा कभी? देखिए, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा ही, इसमें आप भरोसा रखिए। मैं नहीं रहा तो अलग बात है। देखिए, जब ये तो 15-20 साल से आंदोलन चल रहा था, 2 साल पहले 2024 में इसको हमने जन आंदोलन बनाया। और मैंने क्या, जनता ने बनाया। जनता ने तो सिर्फ मेरी ड्यूटी लगाई और हमने इसे सड़कों पे लाया आंदोलन को। हम एसी कमरों को छोड़ के अपने जेल गए, लाठी खाई, और ये पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल जो विपक्ष की पार्टियों में हैं, उन्होंने कुछ देर के लिए हमारा मुंह दिखाने के लिए साथ दिया और पीछे से फिर भीतरघात किया। यहाँ तक कि जो हमारे साथी थे ना, उन सबको तोड़ के कोई आरएसएस और बीजेपी नहीं ले गई है, बल्कि ये जो विपक्ष की पार्टीज़ है ना, उन्होंने ही हमारे सब साथियों को तोड़ के अपनी पार्टीज़ में विलय करा लिया उनका। और आज वो सब साथी हमारे ईवीएम के बारे में भूल ही गए। जो नेता बड़े बड़े बने हमारे ईवीएम के आंदोलन में, आज वो कोई ईवीएम का नाम ही नहीं लेता है। सर तो ये बुनियादी मुद्दा है, और इसीलिए देश की जनता आरएसएस और बीजेपी से तो नफरत करती है, लेकिन नाराज होती जा रही है सभी विपक्ष के नेताओं से। सर आपने जो जिक्र किया ममता बनर्जी को, आपने कहा कि वो डायरेक्शन उनकी गलत है। 2021 में भी जीती थी, तब डायरेक्शन भी वही थी जो आज है शायद। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में सरकार थी। तो अब भाई जनता का जनादेश है, उन्हें हरा दिया। कुछ साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आती थी बंगाल में? 2-3 ऐसी ही आती थी ना। केरल में कितनी आई हैं आज? वही 2-3। केरल का भी नंबर आएगा, लेकिन हर स्टेट का सीक्वेंस में नंबर आएगा। चिंता मत कीजिए आप। आज कांग्रेस के लोग बड़े खुश हो रहे हैं ना कि हम केरल में जीत गए, और आरएसएस और बीजेपी के लोग ये बड़े एक तरीके से हमें हमारी बात को काटने के लिए ये बोल रहे हैं केरल में भी तो जीते हैं, वहाँ क्या हो गया। तो मेरे हाथ में एक हथियार है, अमित शाह जी और मोदी जी के हाथ में एक हथियार है ईवीएम का, जिसके माध्यम से वो कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। जहाँ वो जीतना चाहें वहाँ जीत सकते हैं। ये वो हथियार है जो अभी केरल में इस्तेमाल नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से अगले इलेक्शन में केरल में भी करेंगे। सर स्ट्रांग रूम में भी देखा गया, ममता बनर्जी जब गई एक पैनी नज़र बनाई हुई थी। सुबह दोपहर शाम रात में भी जो वोटिंग के बाद ममता बनर्जी गई, फिर खेला थोड़ी, फिर तो ये तो निष्पक्ष चुनाव था ना। ममता बनर्जी कितने स्ट्रांग रूम्स में गई? भवानीपुर में जैसे अपना गई थी वहीं से आ गई, वो देख लीजिए। लाखों। उनको ईवीएम के बारे में पता ही नहीं है। ईवीएम के एक्सपर्ट्स कितने लोग हैं? मुश्किल से एडवोकेट, आप भी एडवोकेट, वो भी हैं, उनको पता ही नहीं है ईवीएम के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश में 5 लोग होंगे जिन्हें ईवीएम के बारे में पूरा पता है, ए से लेके जेड तक, और शायद उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए बात, लेकिन 50 से ज़्यादा पीआईएल्स और केसेस हारे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सब बड़े बड़े वकील, हम ही बच के आए, सिर्फ एक हम ही जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेके हम सारे हाई कोर्ट्स में पिटिशंस लगाए, ये परमिशन हमने सुप्रीम कोर्ट से ली, किसी और ने नहीं ली है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से हमने 90 की 90 सीटों पर, हरियाणा में जो गड़बड़ हुई थी, सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी हमें देने के लिए आदेश प्राप्त हमने ही किए थे ना। उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना बड़ा धक्का लगा मोदी जी को, जोर का धक्का हल्के से लगा कि 7 दिन के अंदर अंदर कानून बदला हैं। पूरी देश में किसी एक व्यक्ति के पास अगर चुनाव आयोग द्वारा दी गई वीडियोग्राफी है ना किसी इलेक्शन की, तो 2 इलेक्शन की सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। एक रामपुर की, जहां मैंने ईवीएम का सिस्टम समझने के लिए इलेक्शन ही लड़ा था, और एक फतेहपुर सीकरी के लिए। पूरे देश में किसी के पास चुनाव आयोग से मिला हुआ
पूरी इलेक्शन का सीसीटीवी फुटेज हो, वीडियोग्राफी हो, तब मैं मान लूँगा कि हाँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं आता। ममता बनर्जी साहिबा को बिल्कुल नहीं आता ईवीएम के बारे में, मैं ये सीधे सीधे बोल रहा हूँ। अगर आता होता तो वो इतनी सक्षम है, ईवीएम को वो रोक लेती। ईवीएम की मतलब पूरी तरीके से तो नहीं रोक पाती, लेकिन इतना भर ज़रूर रोक लेती ईवीएम को, क्योंकि वो ताकतवर व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत शक्ति है और वो बहादुर भी हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। तो क्या करना चाहिए ममता बनर्जी को, ऐसा क्या करें? अब तो चुनाव भी हार गई, करें क्या? अब ये बात तो यही है। ये बात तो हर चुनाव से पहले मैं भी करता हूँ और हर चुनाव के बाद सारे के सारे विपक्ष के लोग भी करते हैं। हरियाणा का चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव से पहले हमने ईवीएम की बात की, सब हमारे साथ आए। लोकसभा का चुनाव हार गए, हमने बोला पिटीशंस डालो, हम आपको ईवीएम के जो चुनाव आप लोग हारे उसको रद्द करा के करेंगे। किसी ने डाली? नहीं डाली ना। हरियाणा में बोला, हरियाणा में 20 लोगों ने पिटीशन डाली, लेकिन वो हमारे कहने से चल ही नहीं रहे हैं उसमें। हुड्डा जी तो खैर आरएसएस के टच में हैं ही, उसमें बारे में मैं क्या बोलूँगा। उसके बाद शरद पवार जी ने मुझे महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद बुलाया और 100 जगह पिटीशन डाली। उसमें से भी कुछ दिन बाद क्या हुआ वही जाने, बेहतर जाने, आगे आने वाला समय बता देगा। उन्होंने भी हमें वकील हटा के दूसरे लोगों को कर लिया और उसमें बहुत सारे केस वो हार गए, मुझे हटाते ही हार गए वो। अब उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया। मैं वैसे जाता नहीं हूँ नेताओं के पास, आप जानते हो इस बात को, लेकिन ईवीएम का विषय एक ऐसा है जो कि देश को बचाने का इशू है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का सबसे बड़ा विषय है। तो मैं किसी भी नेता के पास सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जा सकता हूँ मिलने, ईवीएम को रोकने के लिए, वो भी आरएसएस और बीजेपी के विरोध में जो नेता है। तो मैं केजरीवाल साहब के पास गया, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उनको मैंने सारी बात समझाई, उन्होंने मुझसे 100% एग्री किया कि हाँ इस तरीके से हम ईवीएम को रोक सकते हैं, ठीक है। उन्होंने तुरंत राघव चड्ढा जी को बुलाया, राघव चड्ढा जी को बोला कि आप इस चीज़ को प्राचा साहब के साथ मिलके इम्प्लीमेंट करो। राघव चड्ढा जी ने भी जाके मुझसे 5-6 घंटे हमारी बात हुई पंजाब भवन में बैठ के। उनको हमने सब बात समझाई, ये बताया कि इतने हमें हर बूथ पे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे वकीलों की टीम रखनी पड़ेगी, ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, इस प्रकार से हम ईवीएम की धांधली को रोकेंगे तो नहीं, लेकिन कम इतना ज़रूर कर देंगे धांधली को कि आप चुनाव नहीं हारोगे, क्योंकि जनता आपको जिता रही है, आपको ईवीएम हटा रही है। फिर राघव चड्ढा जी अगले दिन से गायब, होना ही था, अब तो साफ ही हो गया वो। फिर हमने अरविंद केजरीवाल जी को फ़ोन किया, जी ये तो राघव चड्ढा जी गायब, इतने महत्वपूर्ण विषय में इतनी बड़ी मीटिंग हुई थी। तो फिर उन्होंने एक दिन तो कहा अरे ऐसे कैसे हो गया। फिर वो भी गायब, अरविंद केजरीवाल जी भी, नतीजा आपके सामने है। इसके बाद अभी इस चुनाव से भी पहले, बिहार के चुनाव से पहले मैंने चिट्ठी लिखी सबको कि ये कार्य आपको करने हैं, अगर आप करोगे तो बच सकते हो। फिर वहाँ भी कुछ दिन तो 2 दिन तो उन्होंने, ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी आपने? नहीं, ममता बनर्जी साहबा को नहीं लिखी, वो भी बता रहा हूँ। आपकी गलती से, फिर तो आपकी गलती की वजह से हारी चुनाव, इसका मतलब तो आप लिखते तो बच जाती हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो, आप पूरी कहानी सुन लो, ऐसे मत करो ना। चलो बिहार के इलेक्शन से पहले हमने लिख दी सबको कि जी ये है, ऐसे ऐसे आपको करना चाहिए, प्लीज़ आप ये कर लो। बिहार के चुनाव के 6 महीने पहले, क्योंकि ये प्रक्रिया 6 महीने पहले ही शुरू होती है। खैर, तो बिहार के एक यात्रा निकाली राहुल जी ने, ईवीएम का निकालना था, निकाली वोट चोरी की। वो जो उन्होंने 1 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रेजेंटेशन दी थी ना साथ, ये चोरियां हो रही हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है बीजेपी को जिताने के लिए। ये ऐसा है कि चोरी हुई है, डकैती हुई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है बीजेपी को जिताने के लिए। ईवीएम काफ़ी है, ईवीएम हमने रोक दी तो सारी और चोरियां और धांधलियां कम पड़ जाएंगी। अब इस इलेक्शन पे आ जाओ। एक हमारे बड़े रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं जो कि देश में सुरक्षित चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो एक सिविल सोसाइटी का ग्रुप है ना, उसमें मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनके पास समझ भी है, वो काफ़ी रिटायर्ड बड़े व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे ईवीएम का रोकने का तरीका बना के दो। मैं मतलब ये चुनाव होने के, पोलिंग होने के 5-6 दिन पहले, तो मैं उस समय बेंगलोर में था, मेरा कोई केस लगा हुआ था, तो मैंने अपने आईफोन पे ही टाइप करके उनको पूरा भेजा SOP। अब उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे शायद इन्हीं लोगों ने मांगी होंगी कि हमें ईवीएम को कैसे रोकना है, उसका कोई तरीका बताओ। लेकिन अब मैंने बता दिया, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, या उन लोगों को समझ में नहीं आया, मुझसे किसी ने वापस बात नहीं की। तो जब ये जिसके पास दवाई है उसके पास जाना नहीं है इन्हें, क्योंकि इनके स्लीपर सेल्स रोकते हैं, बगैर दवाई के इनकी बीमारी का हल नहीं है कोई। तो यही होगा जो हो रहा है। अभी भी आखिरी बात बता रहा हूँ, अभी भी ये चुनाव रद्द हो सकता है। अच्छा, बंगाल चुनाव रद्द हो सकता है अभी भी? हर चुनाव रद्द हो सकता है जो ईवीएम से हुआ है, लेकिन उसका तरीका बहुत मुश्किल और कठिन रास्ता है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़। क्या रास्ता है सर, क्या रास्ता है उसका? वो वही रास्ता है, बड़े बड़े वकील जो है ना, बड़े बड़े वकील
वो सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। वो रास्ता ये है कि जिसमें आत्महत्या का जैसे रास्ता है, मतलब वो इशू ही मर जाएगा। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी साहिबा को ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चलो, वो आरएसएस का एजेंट है। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। वो आरएसएस का आदमी है, 100% आदमी है आरएसएस का, 100% सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट ना जाए तो फिर कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट खुद मना करती है, सीधे हमारे पास मत आओ, पहले निचली अदालतों में जाओ, वही कानून का सही तरीका है ना। और बड़े वकीलों को ये बात पता नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि सेटिंग है आरएसएस से, वहाँ जाके वहीं से हरवा देंगे ताकि नीचे सारा बेड़ा गर्क हो जाए। फिर नीचे वाली अदालतें भी अब कहाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने हार गए तो अब यहाँ कैसे और मुश्किल हो जाता है हमारा काम। तो अब तरीका एक ही है और वो सबको पता है, ये बड़े वकीलों को भी पता है, लेकिन वो तो मिले हुए हैं आरएसएस से। तरीका एक ही है, इलेक्शन पिटीशन डालनी पड़ेगी हर एक कैंडिडेट को। जैसे अगर ममता बनर्जी साहिबा 200 कह रही हैं, वो थोड़ा शर्म कर रही होंगी, उससे भी ज़्यादा सीटों पे बीजेपी ने धांधली की है। 100 सीटों से ज़्यादा पे धांधली की है। बीजेपी की सिर्फ 25 सीटें आनी चाहिए बंगाल में, सिर्फ 25, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा करके बता रहा हूँ मैं। 26वीं सीट आई मतलब ईवीएम, ये है सच्चाई। तो जितने कैंडिडेट ममता बनर्जी साहिबा के हारे हैं, विपक्ष के हारे हैं, उनको सबको अपने आप अच्छे वकीलों को लेके, बड़े नहीं अच्छे, बड़े जितने भी हैं वो सब आरएसएस के पास हैं। किसी भी पार्टी में हो, जो बड़े वकील हैं वो आरएसएस के कंट्रोल में है, ये बात तय है। इसमें कोई भी किसी को शक नहीं करना चाहिए, ये है तय। छोड़ेंगे क्या किसी को? वो जजों को नहीं छोड़ा उन्होंने। सर, ममता बनर्जी जो है चुनाव से पहले भाई जब एसआईआर हुआ था, समाप्त कर लूँ मैं जो मैं बता रहा था आपको, तो हर एक कैंडिडेट को अच्छे वकीलों से, बड़े नहीं, बड़े हैं तो उनको बात भी नहीं करनी, अच्छे वकीलों से केस डलवाना चाहिए। ईवीएम को मुख्य मुद्दा रखना चाहिए, ईवीएम की धांधली को वो डाल के फिर हाँ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू होना चाहिए। जन आंदोलन किस लिए? एक चीज़ के लिए सिर्फ, कि ये जो पिटिशंस डली हैं इलेक्शंस की 200 के करीब, उसमें आप 200 या 150 जितनी भी डलेंगी, उसमें 6 महीने के अंदर अंदर आप फैसला दो, ठीक। और वो कानून का प्रावधान है, अदालतों को 6 महीने के अंदर फैसला देने का प्रावधान कानून में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 87 में लिखा ही है। तो ये तो कोई नाजायज़ या बिना वजह का आंदोलन नहीं हुआ। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमें, और ऑलमोस्ट सर्टन हूँ मैं ये कि 150 सीटों पे आराम से दोबारा चुनाव हो सकता है बंगाल में। और वो पेपर बैलेट से चुनाव होगा या ईवीएम से होगा। और ईवीएम को रोकने के तरीके हमारे पास हैं, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक रोक सकते हैं उसकी बेईमानी को। ये एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हर स्टेट में ये हारेंगे, यूपी में 100% हारेंगे, उत्तराखंड में 100% हारेंगे, ये गुजरात में 100% हारेंगे। 1% भी चांस जीतने का नहीं है। चाहे मायावती जी हों, ये सुन लें, अखिलेश यादव जी हों, और चाहे यूपी में हो कांग्रेस पार्टी हो, सब भी मिल जाएंगे, सब पार्टियां मिल जाएं, तब भी 100% हारेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सर, जैसे मैंने सवाल ये है कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ना जाए, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आती हैं एसआईआर जब हुआ था, और कई लाख वोट को जो है दोबारा एसआईआर कराते हैं वहाँ पर, और कई वोटर्स वापस आते हैं। वो तो जीत है उनकी, सुप्रीम कोर्ट आई ममता बनर्जी जीती तो सही, आप सुप्रीम कोर्ट ही जाने को मना कर रहे हैं। वो नहीं जाती तो कई लाख वोटर तो और कम हो जाते बंगाल से। मुझे वो कोई ऑर्डर दिखा दो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो वोटर्स वापस आए हों। कितने लाख वोट नहीं हैं, वो कहाँ गए ये बताओ पहले आप। नहीं, कुछ कितने कहा, कुछ तो वापस आए ना। टीएमसी ने खुद कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। क्या बोले? और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद क्या बोले? और के वो खुश है ममता बनर्जी, फिर तो कोई बात ही नहीं, खत्म होगी ना बात। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो खुश हैं, फिर जाएं सुप्रीम कोर्ट, हार के आ जाएंगी बात। योगेंद्र यादव जी ने तो बोला था बिहार में हम जीत गए, बोला था कि नहीं बोला था? बिहार में क्या हुआ? ये झूठ बोलने की बात है। कोई भी केस ये जीता ही नहीं है आज तक। ये एक केस नहीं जीता है कोई भी, एक भी, इस तरह के जो ये बड़े बड़े वकील हैं, एक भी केस नहीं जीता। और इसमें भी 90 लाख के आपके वोट काट दिए। जिन अभी वो जो अपीलेट अथॉरिटी है ना, उसके जज साहब ने, जो अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्यों दिया है वो आप जाकर रिसर्च करो। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सब लोगों ने देखी है ना, इस बार नहीं तो अगली बार दे देंगे वोट। और इस बार का जनादेश, मतलब ये जो ममता बनर्जी साहिबा बोल रही है ना, ये तो इतने सारी संख्या में अगर लोग वोट ही नहीं दे पाए तो ये जनादेश थोड़ी है, ये तो धोखाधड़ी ही है ना। तो कोई एक केस जीता नहीं है वहाँ से, ईवीएम के सारे केस हारे, ये सब केस हारे।
अब मुंह दिखाने के लिए अगर ये बोलना है हम जीत गए, इतने सारे वोट हमें बचा लिए हमने, वो तो सबके सब नागरिक ही थे ना। बताओ आप मुझे, अगर क्या आरएसएस और बीजेपी इतनी बेवकूफ़ है कि जितनी लोगों के लिस्ट में से रखेगी नाम वो सारे के सारे हटा देगी? इतने बेवकूफ़ समझा है? अगर उन्हें 90 हटाने होते हैं तो वो 150 लोगों के नाम रखते हैं, 60 का ये दिखा के कि हमने ये कर दिया। ये तो असम में किया था। असम में तो हम लोग लग के पूरा कराए थे ना, वहाँ पे तो सारा खेल ही उनका उल्टा हो गया था। अभी जब ये एनआरसी हुई थी। सर एसआईआर पे कभी फर्क पड़ा है क्या बंगाल चुनाव में, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? बिल्कुल पड़ा है फ़र्क, लेकिन मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूँ, ये अब योगेंद्र यादव जी मुझसे सीख के यही बात बोल रहे हैं, थोड़ी अपनी तरीके से घुमा के, क्योंकि वो भी तो एक आरएसएस के ही एजेंट है, या एक कार्यकर्ता है, सॉरी नॉट एजेंट, कार्यकर्ता हैं उनके। और अच्छी बात है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की संस्था है देश की, तो उसका कार्यकर्ता होना तो बड़े फ़ख्र की बात है उनके लिए। हम लोग क्योंकि अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब ने हमने मना किया है आरएसएस से बात भी नहीं करनी है, तो इसलिए हम करते नहीं। तो जो वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये धांधली तो होती आ रही है, पहले पन्ना प्रमुख तो दशकों से करते आ रहे हैं ये काम, वोटों में चोरी हेरा फेरी, पर वो छोटे लेवल पे होती थी। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रही है, बड़े लेवल पे हो रही है। चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी तब भी उनके लोकल लेवल पे साथ ही होते थे, अब डायरेक्ट ऊपर से हो रहा है, डायरेक्ट ऑफिशियली हो रहा है। इसना थोड़ा बहुत फ़र्क है, मगर धांधली तो हर बार होती है। इस बार भी हुई है, इस बार ज़्यादा हुई है, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है बीजेपी को इलेक्शन जिताने के लिए। ये बात मैं कह रहा हूँ, ये सारी चोरियाँ धांधलियाँ जो राहुल जी ने करोड़ों रुपए खर्च के प्रेजेंटेशन दी थी, ये सब होती हैं, होती रही हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है बीजेपी को इलेक्शन जिताने के लिए। इलेक्शन नहीं जीत पाएगी बीजेपी अगर ईवीएम से चुनाव ना हो। ईवीएम ही एक वो रास्ता है बीजेपी तो सर ये बोलती है ना कि बैलेट पेपर चोरी हो जाया करते थे, पूरे पूरे बूथ लूट लिया करते थे बैलेट पेपर से। ईवीएम जो है वो बहुत मजबूत है, इसलिए तो ईवीएम से कराते हैं चुनाव। तो फिर बीजेपी क्यों विरोध करती थी? बीजेपी तो सबसे ज़्यादा विरोध किया, किताबें लिखी, कोर्ट में पिटिशन डाली, अडवाणी जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया। फर्क स्टेटमेंट है ना सर, अब की स्टेटमेंट इसलिए है कि जो हथियार उनके पास नहीं था वो उनके पास आ गया है, अब वो उस हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो देखो जी, मैंने काम किया है इस विषय में, तो मैं तो एक एग्जांपल देके ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ये कुरैशी साहब से भी बोल रहा हूँ जो समर्थक हैं ईवीएम के, और मैं इन्हें आरएसएस का, ये तो हमारे साथ ही काम कर रहे थे ना, कौन भला ये योगेंद्र यादव जी ईवीएम के विरोध में सडनली इन्होंने ये बोलना शुरू किया कि हम लोग बेवकूफ़ हैं सारे, और ईवीएम में कोई गलती नहीं है, और ईवीएम सही है। और इंडियन एक्सप्रेस ने इनका बड़ा आर्टिकल छापा वहाँ पे, बहुत बड़े आदमी हैं ही वो वैसे भी। तो उसके बाद हमें पता लगा ये तो आरएसएस के आदमी है, तब पता लगा मुझे भी। और आज तक इन्होंने ईवीएम की कभी बुराई नहीं की उसके बाद से। क्यों नहीं की? क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी का एक ही काम है, जितने उनके स्लीपर सेल्स हैं, आरएसएस के वर्कर हैं, उनका एक ही ड्यूटी है, किसी भी व्यक्ति को ईवीएम की बात मत करने दो, ईवीएम हटाने की बात मत करने दो। चाहे मोदी जी को गाली दे लो, आप बुरा भला बोल लो, अडानी जी को बोल लो, अंबानी जी को, यूसुफ लुलू जी को, जो उनके दोस्त हैं सबको बुरा भला बोल लो, बीजेपी को बुरा भला बोल लो, आरएसएस को बोल लो, ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को बोल लो, योगी जी को बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ईवीएम के बारे में नहीं बोलना बस। ईवीएम सुरक्षित तो मोदी जी सुरक्षित, आरएसएस और बीजेपी सब सुरक्षित। ये गतिविधियां जब चल रही हैं, ऐसे में कुरैशी साहब, योगेंद्र यादव साहब, ये हमारे प्रशांत किशोर साहब, वो भी आरएसएस के ही कार्यकर्ता हैं, ओवैसी साहब, ये सब जो ईवीएम के समर्थक हैं ना, उनको मैं एक ही चैलेंज कर रहा हूँ। मोदी जी और अमित शाह जी और चुनाव आयोग तो हैं ही वो उसमें शामिल, सब एक ही तो गैंग है ये। पूरे देश में से सिर्फ के सारे चुनाव में से सिर्फ एक ईवीएम के सेट का शुरू से लेके और आखिर तक का वीडियोग्राफी जनता को दिखा दो, मैं खुद मान लूँगा कि मैं गलत हूँ। सिर्फ कितने लाखों इस्तेमाल होती हैं, लाखों इस्तेमाल होती हैं, सिर्फ एक ईवीएम का शुरू से लेके आखिर तक का वीडियोग्राफी जनता के सामने पेश कर दो, उसमें से मैं दिखा दूंगा कि इन्होंने एक भी ईवीएम के सेट पे, जो चुनाव आयोग का खुद का कानून है, खुद का अपना, जिस कानून को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट फाइल करके बताया था कि ईवीएम की मशीनें वैसे तो सुरक्षित नहीं है, मैं थोड़ा पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ, लेकिन सुरक्षित बन जाती हैं क्योंकि हम इतनी सारी सुरक्षा कवच इसमें लगाते हैं। अगर एक भी मशीन में, एक बूथ के एक मशीन में ये पूरी एंड टू एंड दिखा दें तो मैं अपनी गलती मान लूँगा। और अगर ये नहीं दिखा पाते लाखों में से एक पे भी, तो इसका मतलब ये सब लोग गलत बयानी कर रहे हैं और हम 100% सही हैं। कानून बदल दिया, हफ्ते के अंदर कानून बदल दिया, क्यों? कि इसकी वीडियो ना मिल जाए। क्यों?
इससे आपको समझ में नहीं आती, लेकिन ये सब लोग आरएसएस के लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। दिखने में हम जैसे लगते हैं कि हम आरएसएस के खिलाफ, कुरैशी साहब भी आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं, ये चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, ईवीएम सही है, लेकिन बाकी तो कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आरएसएस। सर आखिरी सवाल, अब मुख्यमंत्री की जो है शपथ कल शुभेंदु अधिकारी लेंगे, मोहर जो है अमित शाह ने लगा दी है आज। हाँ, शपथ के बाद क्या फिर से चुनाव हो सकता है, आपको लगता है ऐसा कोई? मैंने अभी तो रास्ता बताया है। हर एक व्यक्ति को, हारे हुए व्यक्ति को, जो विपक्ष के हारे हैं, उनको अपनी अपनी पिटीशन लगा के अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन दोबारा कराना पड़ेगा, लेकिन आंदोलन के साथ होगा। अच्छे वकील, ईवीएम मेन मुद्दा, अच्छे वकील, सही से मेहनत करके पिटीशन डालना, और साथ के साथ जन आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे कि 6 महीने के अंदर अंदर अदालतें इसमें फैसला। ममता बन सकती है मुख्यमंत्री, इसका मतलब दोबारा वो चुनाव जीती हुई है ना, हारी थोड़ी है वो। मैं तो बता रहा हूँ ना, 25 के बाद जितने भी हैं सब हारे हुए कैंडिडेट हैं बीजेपी के। वो तो सब लोग हारेंगे ही ना। अब आप बताओ, सिर्फ बीजेपी की 25 सीटें होंगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? वही बनेंगी, लेकिन उसके लिए उनकी ताकत है, उनका दिमाग भी है, सब कुछ है, डायरेक्शन नहीं है उनके पास, फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला मेरे पास। आप क्यों नहीं जाते सर उनके पास ये फॉर्मूला? आपको इतनी चिंता है बंगाल की। मैं तो सबके पास गया हूँ, कभी गिनवाया नहीं है शरद पवार जी का नाम और अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी का नाम नहीं गिनवाया आपने? मैं उनके पास नहीं जा पाया, ये मेरी गलती है, ये कह सकते हैं। लेकिन मेरा भी तो एक, मैंने किसी बड़े व्यक्ति को दे ही दिया था ना सारा फॉर्मूला। अगर उनको ज़रूरत होती मुझे कांटेक्ट कर लेते, मैं 1 मिनट में सब काम छोड़ के पहुंच जाता वहाँ पे। ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा, ममता बनर्जी साहब को ये नहीं पता मैं कौन हूँ? बताओ आप। शायद नहीं जानती होंगी आपको। तो फिर उनकी गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ? जब मुझे ही नहीं जानती वो ईवीएम के विषय में, तो फिर देश ठीक ही चल रहा है। फिर तो बढ़िया ही बात है। एक ही व्यक्ति है जिसने बीजेपी और आरएसएस को ईवीएम के मुद्दे में पूरे देश में हराया है, अदालतों में भी, अदालतों के बाहर भी।